हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इससे पहले के जो तीनों चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के वो हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं अभी तक तो फटाफट से चैनल पर विजिट कीजिए और उन सभी को देख लीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। In the last chapter, we have come to know many compounds of importance to us. In this chapter, we will study about some more interesting compounds and their properties. Also, we shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us, both its elemental form and combined form. तो इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े थे, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में बेसिकली हम कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से वो पाया जाता है, एलिमेंट की फॉर्म में पाया जाता है या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कार्बन के बारे में, उससे हम क्या क्या कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसी के लिए सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 4.1। इसमें ये कह रहे हैं कि आप कोई भी 10 थिंग्स जो आपने खाई हैं या फिर आपने यूज़ की हैं मॉर्निंग से, आप उसकी एक लिस्ट बना लो और अपने क्लासमेट्स की भी को भी बोलिए एक लिस्ट बनाए और फिर आप कंपेयर करके देखिए उन्हें कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए हैं और अपने टीचर से पूछिए कि उसके अंदर कार्बन है या नहीं है। तो आपको ये ऑब्ज़र्व होगा कि बहुत सारी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं सभी के अंदर कार्बन का कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कार्बन की कोई ना कोई फॉर्म होती है। तो इन सभी आइटम्स को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि सभी के अंदर कार्बन की कोई ना कोई फॉर्म प्रेजेंट है, चाहे वो फूड हो, क्लोथ्स हो, मेडिसिन हो, बुक्स हो या कोई भी चीज़ हो, सभी के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट के अंदर सिर्फ 0.02% ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अर्थ की क्रस्ट के अंदर सिर्फ 0.02% कार्बन होता है मिनरल्स की फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और इतनी कम अमाउंट के बावजूद इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे अर्थ पर कार्बन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जबकि इसकी अमाउंट क्या है, कम है, फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। तो इसी के डाइवर्स नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट सबसे पहले है 4.1 विच इज़ बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन में बॉन्डिंग किस तरह से होती है। तो हमने आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे लास्ट चैप्टर के अंदर, उसमें हमने ये देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक सॉल्यूशन में होंगे या फिर मोल्टन स्टेट में होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में नहीं करेंगे, लेकिन मोल्टन या फिर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसमें हमने उस चैप्टर के अंदर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम कुछ कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बहुत पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, 4.1 टेबल के अंदर आपको कुछ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं कुछ कंपाउंड्स के अंदर जिनके अंदर कार्बन होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसी से हमें पता चल रहा है दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्योंकि अगर इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती वो स्ट्रॉन्ग होती, जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो बॉन्डिंग थी वो स्ट्रॉन्ग थी, और इन दो कंपाउंड्स के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहे थे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे थे ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपोजिट चार्जेस की वजह से यहाँ पर कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे अपोजिट चार्जेस की वजह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड्स है हमारे पास, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। आयनिक कंपाउंड्स में क्या था कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स के केस में क्या होता है कि इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो लेस होते हैं, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिनकी वजह से ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, इसकी वजह से ही ये आयंस को भी फॉर्म नहीं करते, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस नहीं फॉर्म करते हैं, और ज़्यादातर कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, क्लास 9 के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि एलिमेंट्स की जो है कैपेसिटी होती है कंबाइन करने की, कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, और ये किस पर डिपेंड करता है, उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इसके लिए भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना कि एक जो एलिमेंट होता है उसके कुछ शेल्स होते हैं जिन्हें हम नेम दे देते हैं K, L, M और N, और जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
और यही वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बॉन्डिंग करने के कैपेबल होते हैं। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, और उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो जितने भी बॉन्डिंग हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं ना, तो आप ये समझ लीजिएगा वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। नाउ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन के केस में, कार्बन के बारे में ही पढ़ना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो पता ही होना चाहिए हमें। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगी तो मेरे पास क्या आएंगे, 2:4। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो शेल्स होते हैं वो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, नेक्स्ट वाले में 8, नेक्स्ट वाले में 8 और नेक्स्ट वाले में 2। तो यानी कि इसका जो फर्स्ट यानी कि जो के वाला शेल है वो तो कंप्लीट है, स्टेबल है, फुली कंप्लीट है, लेकिन जो सेकेंड वाला शेल है उसके अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन उसके पास होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। अब कार्बन के पास 2 ऑप्शंस है, कार्बन के पास 2 ऑप्शंस है, इधर गेन कर ले, इधर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे। यही 2 ऑप्शंस है कार्बन के पास टू बी स्टेबल, स्टेबल होने के लिए यही 2 ऑप्शंस है कार्बन के पास, कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। और इसी की वजह से, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनसे वो बॉन्ड कर सकता है, इसी की वजह से इससे हम बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकता है या ले सकता है, तो फिर ये क्या करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो पाता है। ठीक है। अब ये थोड़ा समझ रही आप समझ लो, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो एलिमेंट्स कैसे आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, या तो गेन करके या लॉस करके। कार्बन के केस में आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो यानी कि या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले या फिर लॉस कर ले। अगर वो ऐसा कर लेगा तो क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो जाएगी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि अब वो कंपाउंड जो है वो स्टेबल हो गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, अब मुझे पता है जैसे कि अगर एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, होते हैं। मैं कह रही हूँ कि ये वाला जो है ये प्रोटॉन्स वाला पार्ट है और ये इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट है। ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ प्रेजेंट होते हैं। अब इसके पास 4 है, यानी कि 1 2 3 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के अंदर। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 प्रोटॉन्स भी है ना उन्हीं के साथ में। अब अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, प्रोटॉन्स तो नहीं दे सकता ना, ये प्रोटॉन्स तो इसके पास ही रहेंगे, प्रोटॉन्स की शेयरिंग तो नहीं होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो इसके पास 4 प्रोटॉन्स बचेंगे, और अब चारों प्रोटॉन्स को इस कार्बन के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और सिमिलरली ये तो हमने कहा कि अगर ये लॉस वाला केस है, अगर गेन वाला केस हो, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर ले, तो भी क्या होगा, प्रोटॉन्स तो इसके पास कितने हैं, 4 ही हैं वैलेंस शेल में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे संभालेगा, तो इसी वजह से ये बहुत जल्दी कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है। तो गेन करेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन के लिए हमने क्या बताया था, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, C4 नेगेटिव एनायन बन जाएगा। तो न्यूक्लियस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो 4 प्रोटॉन्स ये और 2 इसके जो फर्स्ट शेल के अंदर है। ठीक है। तो न्यूक्लियस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एकदम से 6 प्रोटॉन्स के साथ आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज करना। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 6 प्रोटॉन्स हो गए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये। सिमिलरली अगर दूसरे केस में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे, किसी को दे दे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए 6 प्रोटॉन्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा ना कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देगा तो ये वाले 4 प्रोटॉन्स उसके पास बच जाएंगे, इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि कार्बन जो है इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है। और नॉट जस्ट कार्बन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इसी तरह से शेयर करते हैं, सिमिलर शेयरिंग होती है। जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो उनको गेन कर लेगा या फिर लॉस कर लेगा, इसी मैनर में शेयरिंग जो है वो होती है। ठीक है। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबको पता होगा ये तो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि अब या तो हमें पता है कि K L M और N 4 शेल्स होते हैं, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होने चाहिए, इसके पास एक ही है। अगर या तो ये एक ले ले या एक दे दे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ये कंपाउंड। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक गेन कर सकता है या एक लॉस कर सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन के पास है ना एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि ये अपना इसको दे देता है एक इलेक्ट्रॉन, ये इसको दे देता है, दोनों के पास इक्वल हो जाते हैं और दोनों का क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं।
यानी कि अब इसके पास भी एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। इन्होंने अब हीलियम वाली कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। पहले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस वाले के पास भी एक था, दोनों ने शेयर कर लिया। अब दोनों के पास कितने हो गए 2-2 हो गए। अब और 2 एटॉमिक नंबर किसका होता है हीलियम का, मतलब अब इन्होंने हीलियम वाली कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली है, ये स्टेबल हो गए हैं। ठीक है, आई होप ये बॉन्डिंग समझ आ गई होगी आपको। अगर अभी भी नहीं समझ आई है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है ये, और इसी पर सारा चैप्टर डिपेंड करने वाला है, तो इसको ज़रूर समझिए आराम से। ठीक है, तो इसी वजह से हाइड्रोजन जो है वो एटम अटेन कर लेता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि उसने के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके, तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप किस तरह से बनाओगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने क्या कर ली, इस तरह से बॉन्डिंग कर ली। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और उन्होंने क्या की, शेयरिंग करी। ये कौन से हो गए आप आपके इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर लिखा भी है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड बना देते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे हैं उससे एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, एक कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने मिलकर क्या करी, दोनों ने मिलकर क्या करा, एक बॉन्ड फॉर्म कर ली, और इसे ही हम क्या नाम देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जहाँ से यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, हाइड्रोजन ने शेयर किया, इसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से एक कोवलेंट बॉन्ड बनती है। अब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रही हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब मैं इसको निकालती हूँ, कितने हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, 2, 8 और 10 हो गए ना, ये 2 और 8 10। अब इसके पास कितने बचे हैं 7, लेकिन इस लास्ट वाले के अंदर भी 8 होने चाहिए थे, 7 है। यानी कि इसके पास क्या ऑप्शन है कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे। ये वाला ऑप्शन ज़्यादा इजी दिख रहा है। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो अब हाइड्रोजन के पास भी हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है ना, 6 इसके पास प्राइवेसी में हुए और एक इसने शेयर कर लिया। तो अब ये क्या हो गई, एक बॉन्ड बन गई इनके बीच में। इसीलिए H और Cl के बीच में क्या होती है, एक बॉन्ड होती है, विच इज़ जनरली नोन एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरीन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल भी क्यों है, क्योंकि क्लोरीन जो है, अब देखो क्लोरीन के साथ भी तो बॉन्ड बना सकता है ना। इसके पास 6 है, इसने एक शेयर करना है, इसके पास भी 6 है, इसने एक शेयर करना है, तो ये भी तो एक बॉन्ड बन गई ना। इसीलिए Cl2 जो है वो डाइवलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई एटमिक मॉलिक्यूल है। मतलब कि 2 एटमिक मॉलिक्यूल, 2 एटम्स अगर मिल जाते हैं क्लोरीन के, तो वो एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली केस बताया हुआ है ऑक्सीजन के केस में। अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 2, 4 और 6 और 2 इसके फर्स्ट शेल के अंदर, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कितने करने हैं, 8 करने हैं। ऑक्सीजन के केस में अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर हो गया 8, 2 और 6 इस शेल के अंदर कितने होने चाहिए थे, 8, कितने की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ऑप्शन क्या है, गेन कर ले 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही है ना, 6 को लॉस करने से अच्छा तो 2 को गेन कर ले। तो अब ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के पास भी कितने ऑक्सीजन भी क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है। क्यों, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। इसको भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं और इसको भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, है ना। अगर ये दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लें, हम ऑक्सीजन की बात करें जिसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, यानी कि ये वाले जो क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फर्स्ट एटम ऑफ ऑक्सीजन के भी हैं और सेकंड एटम ऑफ ऑक्सीजन के भी हैं। ठीक है, अगर आप इसको हाइड कर दोगे तो ये फर्स्ट के हो गए, और अगर इसको हाइड कर दोगे तो ये सेकंड के हो गए। ठीक है, अब इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, each atom of oxygen shares 2 electrons with another atom of oxygen to give rise to the structure shown in the figure 4.3 के अंदर आपको दिखाया भी गया है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ऑक्सीजन है, टोटल कितने हैं इसके पास, वैलेंस शेल के अंदर 6 हैं, 2 इसने शेयर कर दिया ताकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। अब अगर आप देखोगे इसके पास भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके पास भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 8 दोनों के पास हो गए हैं, इसकी वजह से इनका
कंप्लीट हो गया है स्ट्रक्चर। अब जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, जब दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे थे तो एक बॉन्ड बन रही थी, जिसे हमने क्या बोला था, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या हो रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, यानी कि क्या फॉर्म हो रही है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रही है। क्या फॉर्म हो रही है, डबल बॉन्ड। ये कैसी बॉन्ड थी, सिंगल बॉन्ड। दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कैसी बॉन्ड बन रही है, डबल बॉन्ड बन रही है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इसी वजह से जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। इसी तरह से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर डिपिक्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। वाटर मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर होता है, H2O। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन है, अगर उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे और इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 7। सिमिलर केस होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे हमारे पास, 5। 2 माइनस कर देंगे ना सिंपली। अब इसको कितना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अपना 8 चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 8 - 5 3। यानी कि अब इसको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को या तो लॉस करना है या फिर 5 को गेन करना है। 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयरिंग के लिए डाल देगा कि भाई मैं शेयर कर देता हूँ। सिमिलरली दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के पास भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अब ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। अभी तक हमने सिंगल बॉन्ड पढ़ी, डबल बॉन्ड पढ़ी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कैसी बॉन्ड बन रही है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म करते हैं। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, नाइट्रोजन का, कि उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 थे। इसके पास भी 5 थे, दोनों ने अपने 3 शेयर कर लिए। आप तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले के पास 8 हो गए, 6 ये और 2 ये 8। इस वाले के पास भी 8 हो गए, मतलब अब दोनों स्टेबल हो गए। और क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो बॉन्ड कैसी बन जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह से मीथेन का भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लोगे, सिमिलर स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अब देखो CH4, हाइड्रोजन के पास 1 की वैलेंसी है और कार्बन के पास 4 की वैलेंसी है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, बिकॉज कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए कार्बन को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट बोलते हैं। टेट्रावेलेंट का क्या मतलब होता है, जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसे ये 4 एटम्स जो हैं वो शेयर करने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी एटम के साथ करे, हाइड्रोजन के साथ करे या किसी और एटम के साथ। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 4 एटम्स शेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इज कार्बन टेट्रावेलेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। तो इस तरह की जो बॉन्ड्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनती हैं दो एटम्स के बीच में, उन्हें हम कोवलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, क्या होती हैं, covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule but intermolecular forces are weak। कोवलेंट बॉन्ड ऐसा देखा गया है कि बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होती है मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। दोबारा पढ़िए इस बात को ध्यान से, जो कोवलेंट बॉन्ड होती हैं, जो बॉन्ड होती हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होती है वो तो स्ट्रॉन्ग होती है मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, अलग दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास CH4 का ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 एटम्स है कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर देगा, शेयर कर देगा। ये किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा, CH4 का, मीथेन का। तो इसने अपने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ली, और कैसी बॉन्ड्स बनाई है, 4 कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स बनाई है। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स के बीच में शेयर हुए हैं, कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं बने हैं यहाँ पे। इसी की वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। जो हमने आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे उसके अंदर तो आयन्स फॉर्म हुए थे ना, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रही है, यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं एटम्स के बीच में और कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं मिल रहा। अभी तक आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने ना तो कहीं प्लस लिखा है ना कहीं माइनस लिखा है, यानी कि कोई चार्ज आयन्स इसके अंदर नहीं बन रहे हैं। और अगर चार्ज आयन्स नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, है ना, इसीलिए ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन के एलोट्रॉप्स। अब कार्बन हमें पता है बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हमने पढ़ा था, अब हम तीसरी फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे।
तो कार्बन जो है उसकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के एटम्स से बनी हुई थी। डिफरेंस कहाँ होता है कि इनकी जो बॉन्डिंग होती है आपस में, जैसे कि अगर आप डायमंड का स्ट्रक्चर देखोगे तो अगर आप इसकी बॉन्डिंग को ऑब्जर्व करोगे तो हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम्स से बॉन्डेड है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे, रिजिड 3D स्ट्रक्चर बन रहा है। ग्रेफाइट के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक कार्बन आइटम जो है वो 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना। तो 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, हेक्सागन शेप होते हैं ना, वैसे वैसे स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अब अगर ये बात देखो, हमें पता है कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। डायमंड के केस में तो ठीक है, इसने 4 बॉन्ड बना ली, वैलेंसी पूरी हो गई। लेकिन ग्रेफाइट के केस में तो इसने 3 ही बनाई है, 3 ही बॉन्ड्स बनाई है ना ग्रेफाइट के केस में, लेकिन इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि इनमें से कोई एक बॉन्ड तो ऐसी होगी कि जो डबल बॉन्ड होगी, है ना, क्योंकि इसने 3 ही बॉन्ड बनाई है लेकिन इसको 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करने हैं। तो कोई एक बॉन्ड तो ऐसी होगी ना जो डबल बॉन्ड होगी, ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, है ना। तो ग्रेफाइट देखोगे आप हेक्सागोनल एरेज से बना हुआ है, जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कोई कॉपी एक के ऊपर एक रखी हुई है, उस तरह से ही रखे हुए हैं, ठीक है। अब 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी डिफरेंट है इनकी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, जबकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इनका फॉर्मूला तो सेम ही है ना। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसका स्ट्रक्चर देखो कितना हार्ड होगा, इसको देख के ही हम इमेजिन कर पा रहे हैं ये हार्ड होगा। ग्रेफाइट देखो स्लिपरी सा है, स्मूथ और स्लिपरी। और ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, ठीक है। डायमंड्स जो हैं वो बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर सिंथेसाइज किए जाते हैं, और ये जो डायमंड्स होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं और नेचुरल डायमंड्स से अलग होते हैं। थर्ड जो स्ट्रक्चर है कार्बन का वो है फ्लोरेंसिस, एक दूसरा एलोट्रोप है कार्बन का। और जो फर्स्ट फ्लोरेंस आइडेंटिफाई हुआ था वो तो कार्बन 60 का, यानी कि 60 एटम्स ऑफ कार्बन वर इन्वॉल्व्ड इन अरेंजिंग दिस शेप, एंड दिस शेप इज़ लाइक अ फुटबॉल जैसी शेप थी इसकी फ्लोरेंस की। फ्लोरेंस फुटबॉल, एफ फॉर फ्लोरेंस, एफ फॉर फुटबॉल, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ये जियोडेसिक डोम के जैसा दिख रहा है, जो कि यूएस आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फलर ने बनाया था, तो उनके नाम के बाद ही इस मॉलिक्यूल को नाम दिया गया था फ्लोरेंस, ठीक है। सो दिस वाज योर 4.1 टॉपिक। अब हम इसके थोड़े से इंटेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। CO2 का स्ट्रक्चर बताना है हमें, बहुत ही ईजी है। कार्बन के पास मुझे पता है कितने शेयर करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं, 2 शेयरिंग में डाल देगा ये, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में डाल देगा। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स अपने ये वाली इलेक्ट्रॉन साइड में रखेगा और यहाँ पर से ये मॉलिक्यूल्स को शेयरिंग में डाल देगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होगा, दिस इज नॉट देयर, ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये एक मॉलिक्यूल हो गया। इसको थोड़ा क्लियरली मैं आपको समझाती हूँ। देखो कार्बन जो है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। इसके बाद ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस शेल के अंदर 6 हैं। 4 ये अलग रख लेगा, 2 शेयरिंग में डाल देगा क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होगा उसके पास भी 6 होंगे, ये भी 2 अपने शेयरिंग में डाल देगा क्योंकि इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होगा कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने ये वाली बॉन्ड बनाई है, हो गया कंप्लीट। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन ने भी ऐसे बॉन्ड बनाई है और कार्बन ने ऐसे बॉन्ड बनाई है, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, CO2 विच इज़ आर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज़ मेड ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। मतलब सल्फर के 8 एटम्स से बने हुए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा हो गया। द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग, मतलब रिंग जैसी इस तरह की कुछ फॉर्म के अंदर 8 एटम्स जो है वो जॉइन होंगे। अब मुझे पता है कि जो सल्फर है, सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे, ठीक है। सल्फर जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 16। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैलकुलेट करूँ तो 2 8 और 6, 2 और 8 10 और 6 16, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स से शेयर करवाने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवाने हैं। तो पहले तो मैं सल्फर के 8 एटम्स को लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, है ना। अब इनके बीच में मुझे बॉन्डिंग करानी है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये शेयर करेगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के होने वाले हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो मैं हर एक के ऊपर ड्रॉ कर दूंगी। 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें ये शेयर नहीं करेगा, ये सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करेगा। तो ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अपने वाले ड्रॉ कर दिए। अब मैं इसमें ड्रॉ करती हूँ जो इलेक्ट्रॉन्स इसको
शेयर करने हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा। सिमिलर इस केस में हर एक सल्फर अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। इस तरह से बन जाएगा स्ट्रक्चर। और ये है ना, बन गया ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया। अब अगर मैं इसकी बॉन्डिंग की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इस तरह से ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे। नेक्स्ट कैसे बनेगा, ये वाला। इस तरह से ही ये सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर, लेकिन ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपके पास, सल्फ़र का, जिसमें हमने सल्फ़र के 8 एटम्स को ज्वाइन किया है। ठीक है, सो दिस वाज योर 4.1। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 4.2 पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड डोंट नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।